मोदी की गारंटी चल रही है देश में, किस तरह देखती है गारंटी को? आपको थोड़ा दिल्ली से दूर जाना पड़ेगा, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर में जहाँ पे किसान खड़े हैं, आपको उनके पास जाके पूछना पड़ेगा कि मोदी जी का गारंटी का क्या हुआ। ये मोदी जी का गारंटी था, 1 साल पहले उन लोगों ने अपना जो मुहिम है उसको लेके वापस गए थे। उनको ये बोला गया था कि आप आंदोलन खत्म करें, आपका जो भी डिमांड है, इस देश के किसानों का जो भी आपका डिमांड है वो सारे डिमांड हम मान लेंगे। अभी हम देख रहे हैं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनकी जो बेसिक बात थी कि हमें MSP चाहिए, कि हमारी जो फर्टिलाइज़र है उस पर दाम कम चाहिए, हम जो मेहनत करते हैं हमें मेहनत का दाम चाहिए, वो किसी चीज़ों पे हमारा जो मौजूदा सरकार है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उनका जो गारंटी है वो उन्हीं की तरह खोखला है, जुमला है, झूठ है। सरकार नारे दे रही है कि अब की बार 400 पार, 400 सीटें आ जाएंगी। उनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं? उनके पास तो एक तो पहला चीज़ जो सबसे बड़ा है वो है गलतफहमी। ऐसे गलतफहमी वो जी सकते हैं कि उन्हें 400 से ज़्यादा सीट मिलेगा इत्यादि। और उसके साथ उनके पास जो है वो है ED CBI, जो मैकेनिज्म, जो संगठन हमारी देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था। बीजेपी हमने देखा है 2014 साल के बाद से उनको अपनी पॉलिटिकल कामों में उन्होंने लगाया है। आप देखेंगे कितने सारे जो विरोधी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके घर ED चले जाता है, CBI चला जाता है। वही आदमी जब पार्टी चेंज करके बीजेपी में आ जाता है, उनके खिलाफ सारे जो भी कंप्लेंट्स थे वो सारे वापस ले लेते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक ढांचा था, जिसके तहत हम लोग अपना पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते थे, हमारे नेता को चुन के सरकार बनाते थे, उस पूरी डेमोक्रेटिक ढांचा पे उनका ये हमला है। जो हमारा संविधान है उस पर उनका हमला है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका मनी पावर, मसल पावर से वो लोग इस देश को बदल देंगे, इस देश के लोगों को खरीद लेंगे। पर इस देश के लोगों का जो ईमान है वो इतना सस्ता भी नहीं है कि किसी के डर से या किसी के पैसे से वो बिक जाए। लेकिन 2019 में कहा था कि 300 पार, अब की बार कह रहे 400 पार। तो कैसे इतना भरोसा होता है इन चीज़ों पे? उनको भी तो चुनाव की डेट भी डिसाइड नहीं हुई है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे, ये पहली बार हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक ऐसा बिल लागू किया जहाँ पे वो कह रहे हैं मौजूदा सरकार ये चुनेगा कि हमारे इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है वो कौन होगा। इलेक्शन कमीशन वाज सपोज टू बी एक इम्पार्शियल बॉडी, जिसके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव नहीं होगा, जो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर पाए। पर अगर हमारा देश का सरकार, मौजूदा सरकार ये तय करेगी, ये चुन के भेजेगी कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, तो उनका जो वो पार्शियलिटी था, उनका जो नॉन पार्शियलिटी था, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मुझे लगता है ये वही सब भरोसा है। उनको लग रहा है ये जो इलेक्शन मैकेनिज्म है उसको ही वो करप्ट कर लेंगे, उस पर ही वो कब्जा कर लेंगे और अपने तौर तरीके से अपने लोगों को जिताएंगे, जहाँ पे डेमोक्रेसी का, लोगों का जो मान्यता है वो नहीं रहेगा। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शहरों में पर्चे छापे जा रहे हैं। मोदी जी को एक बड़ा नेता बना दिया गया है देश और दुनिया का। मोदी जी है इसीलिए मुमकिन है कि हमारे देश के अंदर जो लोग भूखे बढ़ रहे हैं, हाँ। जिन लोगों की पेट के अंदर भूख है, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे, हाँ। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भूखे लोग रहते हैं। मोदी जी था तभी मुमकिन हुआ। इसके पहले इतने सारे नेता है, कोई ये करके नहीं दिखा पाए, मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी सरकार के 2 बड़े सवाल हैं कि एक तो वो कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। दूसरा उनका ये भी है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं। यदि गरीबी घटी है तो फिर अनाज क्यों दे रहे हैं? वो गरीब जो फ्री अनाज खाने वाले बढ़ रहे हैं देश में, वो गरीब को भी जो है कम कर रहे हैं देश में। आपके सवाल के अंदर इसका जवाब था, मैं वो उस बात पे मैं जाऊंगी ही नहीं। हाँ। आपसे बस ये आंकड़ा पूछूंगी कि पिछले 15 सालों में इस देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ा है, वो बेरोजगारी 45 साल का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना ही अच्छा काम किया है तो हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान वो बेरोजगार क्यों है? अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया है तो क्यों हर दिन, चाहे वो बिहार के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो छात्र युवा है वो सड़क पे क्यों आ रहे हैं? उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो ये सब झूठ है। जिस तरीके से हर बार चुनाव के पहले वो झूठ कहते हैं, जुमला कहते हैं, अभी भी वही कह रहे हैं। लेकिन इस बार जय श्री राम का नारा चल रहा है देश में। झंडे लगा दिए कार पे, बस पे, कंपनी पे, फैक्ट्री पे, घर पे, दुकान पे, टर्री पे, मोटरसाइकिल पर 4-4 झंडे लगे हैं युवाओं की बाइक पर। जब आपके पास रोजगार नहीं होता, जब आपके पास मुद्दे नहीं होता, हम यहीं पे स्लोगन दे रहे थे कि 10 साल में आपने क्या किया उसका जवाब आपको इस चुनाव में देना पड़ेगा। जब आप 10 सालों में हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं तो हमको बहलाने के लिए, हमको फुसलाने के लिए वो धर्म और मजहब को व्यापार बना दिया है, उसको राजनीति बना दिया है। अभी हम इस पे वोट नहीं करेंगे कि कौन सरकार हमारे लिए काम किया है, हम इस पे वोट करेंगे कि आपका धर्म क्या है। अब मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद पे जाते हैं, अब जय श्री राम कहते हैं कि कुछ दूसरा कहते हैं। हमें लगता है ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता।
अब मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। आपको अगर मन होगा आप जाएंगे मंदिर, आपको अगर मन होगा आप जाएंगे मस्जिद। इसके साथ राजनीति का क्या संबंध है? लेकिन एक महीने में 100 करोड़ रुपए दान के तौर पर आए हैं अयोध्या के मंदिर में। लोगों के पास तो पैसा है, खुशहाल देश लग रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं किसी धर्म का मानने वाला हूँ उसमें तो मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी जगह पे भी डोनेट कर सकती हूँ, किसी भी पैसा दे सकता हूँ। मुझे लगता है उससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। लोग पैसा देंगे, कहीं भी धर्म कर्म अगर आप देखेंगे वहाँ पे लोग पैसा देते हैं। सवाल सरकार की है। क्या सरकार राम मंदिर को दिखा के वोट मांग सकता है? क्या मंदिर बनाना सरकार का काम हो सकता है? क्या मैंने मंदिर बना लिया बस इसी मुद्दे पे कोई चुनाव लड़ा जा सकता है? लेकिन मैम, जनता तो ये चाह रही है ना कि बीजेपी ये काम करे जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो काम कर रही है बीजेपी। हमारे देश, उनकी मैनिफेस्टो के अंदर तो और भी बहुत सारे बात था। उनकी मैनिफेस्टो के अंदर 3 करोड़ नौकरी का भी तो बात था। वो क्यों 3 करोड़ नौकरी का 1 करोड़ नौकरी भी हमें दे नहीं सका? उनके जो मैनिफेस्टो है उनके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी तो बात था। तो फिर क्यों उन्नाव के अंदर, हथरस के अंदर महिला आरक्षण नया है ना वो लोग? ऐसा महिला संरक्षण लेके आए जो इस बार वो लागू नहीं होगा। इसके बाद जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद लागू होगा। और अगर हम महिला संरक्षण की बात करेंगे तो महिला संरक्षण के बाद पार्लियामेंट के अंदर पहली जो महिला जो MP थी जिन्होंने कही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी। हमें इस बात का गर्व है कि इस देश के अंदर महिला संरक्षण को लेकर सबसे ज़्यादा जिन्होंने पॉजिटिव स्टैंड लिया है वो हम वामपंथी लोग ही है। नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले वो कहेंगे हम महिलाओं को संरक्षण देंगे, वही महिला जब कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाएंगी तो उनके साथ गैंगरेप होगा। नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे नहीं। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप होगा और उनका जो लोग रेपिस्ट होंगे उनको वो लोग छूट दे देंगे। यही उनका राजनीति है। हिंदुओं को मजबूत कर रही है मोदी सरकार, ऐसा कहा जाता है। जो किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, वो किसान हिंदू नहीं है? पिछले 9.5 साल में 1,50,000 1,50,000 किसान आत्महत्या किया है, खुदकुशी किया है। उसके अंदर हिंदू लोग नहीं थे। सिर्फ जो नरेंद्र मोदी के आसपास घूम रहे हैं, फिर जो अदानी अंबानी है, बस वही हिंदू है। आम लोग हिंदू नहीं है। कौन सा हिंदू का संशक्तिकरण? खालिस्तानी है वो तो। किसान तो खेत में काम कर रहा है आराम से। ये जो है पॉलिटिकल ड्रामा है इनका। चुनाव आते तब किसान बॉर्डर पर आ जाते हैं। चुनाव जब इसके पहले किसान बॉर्डर पे थे तब तो कोई चुनाव नहीं था। ना लोकसभा चुनाव था, ना विधानसभा चुनाव था। जिस किसान के सुबह उठ के वो खेत में जाते हैं, काम करते हैं, घर वापस आने के बाद जब उनके पास खाना नहीं होता, पैसा नहीं होता कि वो बच्चों को स्कूल भेज पाए, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो नरेंद्र मोदी जो 45 लाख का सूट पहनते हैं और वो चार्टर फ्लाइट में दुनिया घूमता है, वो समझेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी का कुंबा बहुत बड़ा हो रहा है। टूट के जा रहे हैं सांसद विधायक सब बीजेपी में। राज्यसभा में चुनाव हुआ है, 8 विधायक चला गए हैं समाजवादी पार्टी के भी सपोर्ट किया है। वही ED CBI का वो जो डर है कि अगर आप हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, हमारे में वोट नहीं करेंगे तो हम आपको ED CBI आपके घर भेज देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। इस डर के माहौल से वो अपने तरफ एक मुहिम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर डर का माहौल, दबाव का माहौल कभी भी सस्टेन नहीं करता। लॉन्ग रन में वो हारते हैं। हमारे इतिहास में यही है। हमारे देश में EVM को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में स्पेशली जो वकील है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ आपको भी लगता है कि EVM में कुछ गड़बड़ी है? अगर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी में ठीक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो वोट कहीं पे दे रहे थे और वोट जा कहीं पे रहा था। उसके बावजूद भी क्यों सरकार अभी भी इस पे कोई व्हाइट पेपर नहीं लेके आए हैं? हमें लगता है कि तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है, इसीलिए वो सामने आके स्पष्ट तरीके से अपना बात नहीं कर पाए। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं लेकिन EVM पर नहीं बोलते हैं वो। नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं कि EVM ऑफ कोर्स इशू है, पर उससे भी बड़ा इशू है जिस तरीके से नफरत वो फैलाए हैं इस देश के अंदर, हिंदू के अंदर, मुसलमानों के अंदर। जिस तरीके का एनिमिटी तैयार हुआ है उसके खिलाफ मुहिम बनाना जरूरी है। ऑफ कोर्स इलेक्शन में जितना जरूरी है, पर इलेक्शन में तब जीतेंगे ना जब लोग रहेंगे। लोग अगर एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहेंगे तो इलेक्शन में जीत के भी हम क्या करेंगे? 2014 के बाद से JNU में कितने परिवर्तन आए पढ़ाई को लेकर, स्टूडेंट की सोच को लेकर? 2014 के बाद से बहुत सारे परिवर्तन आया है। आप क्या पढ़ेंगे, आप किस सब्जेक्ट में PhD करेंगे, आप कितना बात कर पाएंगे, उसके ऊपर रोक टोक बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले DSF की एक स्टूडेंट थी स्वाति, उसको सस्पेंड कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो प्रोटेस्ट में पार्ट ली थी, वो प्रोटेस्ट में भाग ली थी। तो डेमोक्रेसी का जो ऊपर जो आक्रमण है, जो खतरा है, वो सिर्फ देश के अंदर नहीं, JNU के अंदर भी उसका प्रभाव हम देखने को मिल रहा है। पर उसके खिलाफ भी लोग लामबंद है, लोग सड़कों पर हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं।